चलो, पिछले क्लास में हमारे पास इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर था, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों का अलग अलग नाम भी था, ये भी हम लोग जान चुके थे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर इन तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे करेंगे, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन से किससे छोटा है और कितना छोटा है, ये हम लोग आज कंपेयर करना सीखेंगे। अच्छा, पहले चैप्टर में जब हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या जाने थे कि कंट्री को किस प्रकार से कंपेयर करेंगे, है ना। एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग जाने थे। कैसे करते थे? पर कैपिटा इनकम से करते थे कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा मतलब कि वो कंपनी रिच होगा और जिसका कम होगा तो वो कंट्री पुअर होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात कंट्री का नहीं होगा, यहाँ पे कंट्री के अंदर सेक्टर का बात होगा, ठीक ना। कंपनी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं मेनली किसी भी कंट्री का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब यदि हमें सेक्टर को यदि कंपेयर करना हो कि ज़्यादा कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, यही ना है। देखो अब जरा ध्यान से सुनो, सेक्टर हमारे पास 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों में लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तीनों से इनकम कमा रहे हैं, है ना। तीनों से इनकम तो कमा रहे हैं, तीनों में लोग भी लगे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं अपना। लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे? यदि इंडिया में सर्वे बिठाया जाए कि बताओ इन तीनों में से सेक्टर में से आगे कौन जा रहा है, तो कैसे मालूम करेंगे? इसी को आज हम लोग मालूम करेंगे कि आखिर किस प्रकार से क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे मालूम करेंगे हम लोग कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर पीछे छूट रहा है। उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पहले फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये आखिर क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बिस्किट कंपनी का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? बिस्किट कंपनी का। चलो अब जरा समझो ध्यान से। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास सपोज मान लो कि ये हमारे पास वीट का खेती था। क्या ये वीट का प्लांट है ना। वीट के प्लांट को, चलो वीट का खेती हम लोग कर लिए, गेहूं का खेती हम लोग कर लिए। अब चूंकि खेती किए हैं, खेती यहाँ पे किए हुए हैं, तो इसको काटने के लिए लेबर चाहिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा और मान लो कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया तो मशीन चाहिए। तो मशीन जब इसको काटेगा तो इसको कुछ मशीन वाले को तो कुछ पैसा देना पड़ेगा किसान को। जैसे मान लो हम किसान हैं, हम गेहूं का खेती किए हुए हैं, हम क्या करेंगे अपने गेहूं को अब बिस्किट कंपनी को देना चाहते हैं, उसको पहले तैयार करना पड़ेगा ना। तो मशीन वाला आएगा, मशीन वाला इसको काटेगा, तो मशीन वाले को क्या देंगे हम लोग? कुछ पैसे देंगे। चलो मान लो कि हम लोग इसको कुछ पैसे दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो 20 रुपये दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना। 20 रुपये हम लोग क्या किए, उसको दे दिए। ठीक है भाई, तुम मेरे खेत में गेहूं का कटाई किए हो अपने मशीन से, तो उसके बदले में तुम अपना जो फी तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा वेज होता है डेली का, वो अपना ले लो। तो 20 रुपये इसको दे दिए, है ना। उसके बाद ये अपना घर लाएगा इस चीज़ को, है ना, अपना घर लाएगा। घर लाने के बाद इसमें क्या करेगा, जो भी इसमें भूसा, जो भी कंकड़ पत्थर गलती से आ गया होगा, मिट्टी उट्टी आ गया होगा, उसको क्या करेगा? सफाई करेगा, है ना। अब चूंकि यदि इसका मान लो यदि फैमिली छोटा है तो ये लेबर रखेगा दोबारा, है ना। यदि फैमिली बड़ा है तब तो हो जाएगा। चलो हम लोग मान लेते हैं कि इसका फैमिली क्या है, छोटा है, और ये लेबर को रखेगा अपने अनाज को साफ करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए। तो ये अनाज इसके घर में आ गया, मान लो ये बोरी के रूप, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास यहाँ पे अनाज रखा हुआ है। मान लो ये क्या रखा हुआ है, ये अनाज इस रूप में रखा हुआ है, इतना सारा ये क्या है, अनाज रखा हुआ है, ठीक ना। इससे कंकड़ पत्थर निकालना कौन काम करेगा? लेबर काम करेगा। चलो मान लो कि ये भी हमारे पास क्या हो गए, कुछ लेबर हो गए, इसके अनाज को साफ कर देगा वो, साफ करने के साथ साथ प्लस बोरी में वो स्टोर भी कर देगा, है ना। स्टोर करने के बाद ये भी कुछ अपना फी चार्ज करेगा। चलो मान लेते हैं कि इसको भी आप दे देते हैं 20 रुपये, ठीक है। इसके बाद इसको करने के बाद ये अपना आगे भेजेगा, फैक्ट्री को दे देगा, कहेगा लो भाई पूरा बॉडी में हम लोग तैयार कर चुके हैं, तुम इसको अब लेके अपना बिस्किट उस्किट बनाओ। तो अब ये आ जाएगा हमारा फैक्ट्री में। कहाँ आ जाएगा? फैक्ट्री में। चलो मान लो कुछ समय के लिए यही हमारा फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री में अनाज अब आ गया, तो फैक्ट्री में अब क्या होगा, उस फैक्ट्री में उस गेहूं का पिसाई होगा। सुनना ध्यान से, पिसाई होगा, उस गेहूं में चीनी डाला जाएगा, है ना। उस गेहूं में हो सकता है थोड़ा सा और कुछ अलग चीज़ भी डाला जाए, जैसे बिस्कुट को बनाने के लिए केवल गेहूं और चीनी का जरूरत नहीं है,
हाँ बेकिंग सोडा ये सब की ये इन सब चीज़ों का भी ज़रूरत है, तो इन सभी का प्राइस जोड़ लो, है ना। चलो मान लेते हैं कि इसको फैक्ट्री में ये आया, फैक्ट्री में पहला पिसाई का पैसा लगा, उसका चार्ज लगेगा, प्लस चीनी का चार्ज लगेगा, है ना, प्लस हो सकता है लेबर का चार्ज लगे, लेबर तो रहेगा ही रहेगा, लेबर लगेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, है ना, फिर वो जिस पैकेट में पैक करेगा बिस्किट का पैकेट उसमें पैसा लगेगा ना। चलो इतना करने के बाद मान लेते हैं उसको एक बिस्किट के पैकेट पे पड़ जाता है, मान लो कितना, एक बिस्किट के पैकेट पे मान लो उसको पड़ जाता है अब 5 रुपये। सब चीज़ लेके तैयार वार करके पैकेट वैकेट में पूरा एकदम तैयार है, अब बिस्किट ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है, तो उसको लग गया 5 रुपये, ठीक ना। अब जो उसको फैक्ट्री से लेके दुकान तक पहुंचाएगा उसमें भी लेबर लगेगा, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, है ना। तो चलो मान लो कि ये हमारे पास गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास क्या है, गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ये गाड़ी अपना चला रहा है, और इसके अंदर हमारा क्या भरा हुआ है, पूरा बिस्किट का पैकेट जो है वो लोड है, ठीक ना। इसके अंदर पूरा बिस्किट का पैकेट क्या है वो लोड किया हुआ है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, जो ड्राइवर है उसका चार्ज लगेगा, है ना। चलो इस पे भी हम लोग मान लेते हैं एक बिस्किट पे इसको भी ले दे के पड़ जाता है 5 रुपये, ठीक है ना, पड़ जाता है 5 रुपये। अब जो दुकान में जाएगा, अब वो हो गया हमारा, जो दुकान में गया है बिस्किट बन के, वो हो गया हमारा, ये जो बिस्किट का पैकेट देख रहे हो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स। क्या हो गया ये हमारा फाइनल गुड्स। समझते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ। देखो यदि इंडियन गवर्नमेंट को ये मालूम करना है कि कौन सा सेक्टर में कितना इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हर एक किसान के पास जाएगा क्या, हर एक अनाज वाले के पास जाएगा क्या, हर एक फैक्ट्री में जाएगा क्या, नहीं, हर एक दुकान पे जाएगा क्या हर एक जगह पे जा जाके वो पूछेगा कि भाई तुम्हारे आज दुकान में कितना बिस्किट का पैकेट आया, भाई तुमने आज कितना अनाज उपजाया, भाई तुम आज फैक्ट्री में कितना बिस्किट बना रहे हो। हर एक जगह गवर्नमेंट जाके ये नहीं पूछ सकती है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब ये क्या करेगा ना कि ये जो फैक्ट्री में बन रहा है ना बिस्किट, इस फैक्ट्री में जो बिस्किट बना है, जो फाइनल गुड तैयार हो चुका है, उस गुड को ही वो देख लेगा कि आखिर इस गुड्स का क्या वैल्यू है मार्केट में। जैसे मान लो ये कंपनी है, ये एक दिन में 1000 बिस्किट का पैकेट बना रही है, कितना, ये एक दिन में 1000 बिस्किट का पैकेट बना रही है, और एक पैकेट का दाम कितना है, मान लो 5 रुपया। चलो 5 रुपया तो उसको बनाने में ही लग रहा था, मान लो एक बिस्किट का पैकेट का दाम कितना है, ये 5 रुपया ये ले लेगा। चलो एक बिस्किट को बनाने में इसको लग गया कितना, चलो मान लो 5 रुपया मान लो, ठीक है ना। एक बिस्किट का प्राइस है कितना, 5 रुपये, और ये बना रहा है कितना, 100 पैकेट बना रहा है, सॉरी 1000 पैकेट बना रहा है, तो 5000 हो गया ना, 5000 रुपया हुआ। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो फाइनल गुड है ना, जो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है, इसी के प्राइस को ऐड कर लेगी, वो बीच बीच में जहां जहां पैसा लग रहा है ना, वो पैसा वो नहीं जोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब जरा बताओ कि एक बिस्किट के पैकेट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, 20 रुपये यहाँ पे लगा, वो सारा चार्ज क्या होगा, इंक्लूड होता जाएगा ना, उसमें सब क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो 20 रुपये किसान को इस मशीन वाले को देने में लगा है, तो क्या वो अपने प्राइस में 20 रुपये ऐड नहीं करेगा, वो घाटा क्यों सहेगा भाई, है ना। तो 20 रुपये यहाँ लगा, 20 40 40 5 45 45 5 50। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, 50 रुपये में जाके एक बिस्किट का पैकेट बन गया, है ना। तो अब क्या करेगी दुकान वाला, क्या करेगा, उसको 50 रुपये का बना है तो 60 रुपये में उसको क्या करेगा, बेचेगा, 10 रुपये प्रॉफिट लेगा वो। तो फाइनल गुड्स का जो प्राइस हो गया वो हो गया हमारा कितना, 60 रुपीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन सारे पैसे को नहीं जोड़ते हैं, वो डायरेक्ट एक फाइनल गुड के प्राइस को जोड़ लेते हैं। उसी से मालूम चल जाता है कि फाइनल गुड्स का प्राइस इतना है, तो बीच में कुछ भी लगा हो उससे हमको मतलब नहीं है, फाइनल गुड्स का प्राइस कितना है, इतना है। तो हमको मतलब किससे होता है, हमको मतलब होता है अपने फाइनल गुड्स से मतलब होता है। क्या हमको कभी भी दुकान में जाते हैं बिस्किट खरीदने के लिए, तो हम लोग दुकान को पूछते हैं क्या कि भैया बताइए इस बिस्किट को बनाने में कितना लगा होगा,
नहीं पूछते हैं ना, हम केवल अपने बिस्किट को लेके आते हैं। तो सरकार हमेशा फाइनल गुड पे ध्यान देती है। फाइनल गुड पे ध्यान देने के फायदे ये होते हैं कि बीच में जितने भी पैसे उनको खर्च करने पड़े होंगे, फार्मर को, फैक्ट्री वाले को, ट्रांसपोर्टेशन वाले को, वो इंक्लूड उसमें हो जाता है, उसको अलग अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम लोग हमेशा फाइनल गुड के वैल्यू को जोड़ते हैं, और हर एक फाइनल गुड के वैल्यू को जोड़ के हम लोग ये मालूम कर लेते हैं कि किस सेक्टर में इनकम का सोर्स ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब जरा बताओ, जो हमारे पास सर्विस आता है, जो हमारे पास गुड्स आता है, तो सरकार उस पर टैक्स लेती है या सरकार किसान के पास कितना अनाज उपजा उस पर टैक्स लेती है? जो हमारा फाइनल गुड्स है ना, उस पर सरकार टैक्स लेती है। तो हमेशा सरकार किसको नापेगी? फाइनल गुड्स को नापेगी, है ना। जैसे मान लो, चलो कुछ देर के लिए मान लो कि अभी ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है। क्या हुआ है? ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, और ये फैक्ट्री में पूरी तरीके से अब बन के रेडी है ना। ये बन के पूरा का पूरा फैक्ट्री में रेडी है, अब ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये फाइनल गुड अपना बना लिया, है ना। तो ये एक बिस्किट को बनाने में इसको लगा 5 रुपया। 5 रुपये में क्या क्या लगा होगा? इसको चीनी लगा होगा, बेकिंग सोडा लगा होगा, फिर से मिल का जो हमारा उसका जो प्राइस था वो लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा। तो एक बिस्किट को बनाने के लिए इसको लग गया 5 रुपये, है ना। लेकिन ये खरीदा कितने में होगा? खरीदा कितने में होगा? 20 रुपये यहाँ पे जोड़ दो, 20 रुपये यहाँ पे जोड़ दो, 40 रुपये में ये खरीदा होगा। 40 रुपये तो हो गया किसान का। क्या ये कुछ फायदा में बेचा होगा ना? जैसे ये 40 रुपये इसका लगा, तो हो सकता है कि 50 रुपये में इसको बेचा हो, है ना। तो मान लो कि ये गेहूं कितने में खरीदा? 50 रुपये में खरीदा, और 5 रुपया उसको बनाने में लगा उसको, तो 5 रुपया मान लेते हैं वो एक बिस्किट पे प्रॉफिट ले रहा है। एक बिस्किट पे 5 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि हम लोग टोटल ये कंपनी वाला एक बिस्किट का पैकेट बना के अपना प्राइस फिक्स करती है 60 रुपये, मान लो, है ना। तो आप जरा देखो तो कि इतना का सारा कुछ जो पैसा यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, क्या वो सारा का सारा एक बिस्किट में इंक्लूड हो गया? हो गया ना। तो ये जो है ना, ये हमारा फाइनल गुड है, और सरकार टैक्स इसी पे लेती है, क्योंकि उनको इन सभी से मतलब नहीं है। वो जाएगा भी नहीं किसानों के पास पूछने के लिए कि तुम उसको अनाज कितना बेचे, कितने में बेचे, नहीं। ये किस प्रकार से रेट अपना फिक्स करके अपने फाइनल गुड्स को बेच रहा है, उसी पे टैक्स लेती है सरकार, ठीक ना। तो अब हमें यदि किसी सेक्टर को कंपेयर करना हो कि आखिर वो कितना ज़्यादा डेवलप है, वो सेक्टर कितना कम डेवलप है, इसको हमको मालूम करना पड़ेगा। कहाँ से? फाइनल गुड्स के प्राइस को जोड़ के, है ना। फाइनल गुड्स का वैल्यू कितना है उसको जोड़ के। यदि फाइनल गुड का वैल्यू ज़्यादा है तो सेक्टर वो क्या है? डेवलप सेक्टर है, वो सेक्टर आगे बढ़ रहा है ना। समझ में आ गया? तो ये फाइनल हमारा गुड हो गया। तो अंदर में हमारा जो जो पैसा लगा है, ये सब इंटरमीडिएट प्राइस है, बीच वाला प्राइस है। इसको हम लोग इंक्लूड करके डायरेक्टली फाइनल गुड्स में ही जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत का भी पैसा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगा हुआ है, मजदूर का भी लगा हुआ है ना, सब चीज़ का पैसा इसमें लगा हुआ है। इसी पे सरकार अपना टैक्स लेती है। अब देखते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या है हमारे पास। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. तो फाइनल गुड्स से ही हम लोग ये मालूम कर लेते हैं कि किस सेक्टर में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर। तो सरकार हमेशा महीने महीने डाटा नहीं निकालती है, वो एक साल में एक बार डाटा निकालती है कि इस सेक्टर ने कितना ज़्यादा इनकम जनरेट किया, इस सेक्टर में जो फाइनल गुड्स हुआ उनका वैल्यू क्या रहा, है ना। इसी के आधार पे हम लोग अपने सेक्टर को कंपेयर भी कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का क्या हो गया? अलग अलग वैल्यू होगा, है ना। अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जैसे देखो यहाँ पे इस फाइनल गुड को बनाने में हमारा प्राइमरी सेक्टर भी लगा हुआ था, सेकेंडरी भी लगा, सॉरी फैक्ट्री भी लगा हुआ सेकेंडरी, और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा तो हमारा टर्शियरी भी लग गया। तो इतना सारा इंक्लूड हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट में है। उसी से हम लोग अपने वैल्यू को नाप लेते हैं, अपने फाइनल गुड्स के वैल्यू को नाप लेते हैं कि आखिर हमने प्रोड्यूस कितना का करा, है ना। इसी से हमारा इकोनॉमी जो है पता चल जाता है कि इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर आगे चल रहा है। बात समझ में आ गया ना। हालांकि तीनों सेक्टर तो इसी में इंक्लूड हैं, लेकिन हम लोगों को यदि पता करना हो कि हमारा सेक्टर जो इंडियन सेक्टर, और जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, इसको यदि मालूम करना हो कि ये आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप क्या कीजिए? फाइनल गुड्स के वैल्यू को देखिए, है ना। यदि गुड्स ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा होगा, यदि कम है तो कम होगा। बात समझ में आ रहा है?
अब जरा बताओ, यदि ये ज़्यादा होगा, फाइनल गुड्स यदि ज़्यादा होगा तो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा? ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपका जो कंट्री है वो आगे बढ़ रहा है ना। ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके कंट्री में एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, डेवलप कर रहा है। क्योंकि जब इतना सब चीज़ होगा तो टर्शियरी सेक्टर अपने आप डेवलप हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी ना किसी को तो चाहिए ना हर घर तक पहुंचाने के लिए, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो फाइनल गुड्स में ही हमारा सारा का सारा प्राइस इंक्लूड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इसको हम लोग शॉर्ट में जीडीपी भी कहते हैं। क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है जरा देखो ध्यान से। फाइनल गुड्स एंड सर्विस में जो भी आपका वैल्यू हुआ, फाइनल गुड्स का जो भी वैल्यू हुआ, 500 करोड़ 600 करोड़ जितना भी हुआ, यही हमारा कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। तो इसी से हम लोग ये मालूम करते हैं कि हमारे इंडियन में जो सेक्टर, हमारे कंट्री इंडिया में जो सेक्टर है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो जीडीपी का नाम आप बार बार सुने होंगे। तो जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये वही प्रोडक्ट है जो कि आपके इंडिया में, यानी कि आपके डोमेस्टिक कंट्री में बन रहा है, जैसे प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में। और इन तीनों का वैल्यू कहाँ पे ऐड हो जाएगा? हमारा फाइनल गुड में ऐड हो जाएगा। उसी से हम लोग मालूम कर लेते हैं किसी कंट्री का जीडीपी कितना है। वो कंट्री यदि जीडीपी ज़्यादा है तो वो कंट्री आगे बढ़ रहा होगा, यदि जीडीपी कम है तो कंट्री नीचे जा रहा होगा। नीचे जाने का मतलब क्या हो गया? नीचे जाने का मतलब ये हो गया कि वहाँ का प्राइमरी भी गड़बड़ है, सेकेंडरी भी गड़बड़ है, टर्शियरी भी गड़बड़ है। और यदि वो आगे जीडीपी जा रहा है, यदि फाइनल गुड्स का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ टर्शियरी भी आगे जा रहा है, अब प्राइमरी भी आगे जा रहा है और सेकेंडरी तो आगे जा ही रहा है। समझ में आ गया ना। तो जीडीपी को देख के हम लोग किसी कंट्री के ग्रोथ को बता सकते हैं। समझ में आ गया ना। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ पूछो। इसमें सेक्टर जो कि देखो, यदि ये मालूम करना हो कि कौन सा सेक्टर आगे है, तो इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट के पास बॉडी बना हुआ है, मतलब कि उसका भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। जैसे मान लो यदि इंडिया में गवर्नमेंट को यदि एक एग्रीगेट लेवल पर, एक पूरे बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर जीडीपी निकालना हो, तो वो हमेशा कैलकुलेट करेगी फाइनल गुड्स को, क्योंकि इसमें सारा कुछ इंक्लूड है। लेकिन यदि इंडियन गवर्नमेंट को यह मालूम करना हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को नापेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को नापने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बाजार समिति बना हुआ रहता है, मालूम होगा ना। बाजार समिति क्या करता है? बाजार समिति ये देखता है कि इस साल एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, है ना। उसी प्रकार से फिर इंडस्ट्री को भी नापने वाला है, फिर से सेकेंडरी को भी नापने वाला है। इसका भी डाटा गवर्नमेंट हर एक साल अलग अलग रूप में तैयार करती है। तो प्राइमरी का अलग डाटा होता है, सेकेंडरी का अलग होता है, टर्शियरी का अलग होता है। इसका डाटा अलग अलग होता है। कौन ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है, इसका भी डाटा अलग अलग है। लेकिन यदि हमको जीडीपी निकालना हो कंट्री लेवल पे, तो हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीडीपी क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया। हमेशा याद रखना कि जीडीपी जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो वो फाइनल गुड्स में ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा तीनों सेक्टर का जो खर्चा रहता है, जो एक्सपेंस रहता है, जो एक्सपेंडिचर रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है ना। और ये जब भी कैलकुलेट होता है तो कुछ ना कुछ अपना सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी प्रॉफिट लेके कैलकुलेट होता है ना। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी हमेशा एक साल में एक बार निकाला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। यदि जीडीपी आपका अच्छा है, यदि आपके कंट्री में गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जीडीपी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आपका कंट्री आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग को ये सुनने को मिला था कि जीडीपी हमारा नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, हाँ, इसका मतलब ये था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज घट रहा था, वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। जैसे डॉक्टर काम पे नहीं जा पा रहे थे, इंजीनियर काम पे नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, कैसे जाएगा, है ना। उसी प्रकार बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, बहुत सारे टीचर्स नहीं भी पढ़ा रहे थे, बहुत सारे का ऑनलाइन टीचिंग भी बंद हो चुका था, है ना। हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे इंडस्ट्री भी बंद हो गए थे, फैक्ट्री भी बंद हो गए थे। तो फाइनल गुड्स बनेगा कहाँ से, दुकान में आएगा कहाँ से? इसीलिए हम लोगों का उस समय पर जीडीपी बहुत ही नीचे
जा चुका था। समझ में आ गया? जीडीपी जाने का मतलब क्या हुआ? इन तीनों सेक्टर में कमी आ जाना, और जीडीपी ऊपर आने का मतलब क्या हुआ? इन तीनों सेक्टर में इंक्रीमेंट हो जाना, है ना। और यदि इन तीनों में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा होगा। तो जीडीपी हमारा मेनली क्या है? फाइनल गुड्स का वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो समझने में? अब इसको नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में अलग अलग बॉडी बना हुआ है ना। चूंकि देखो एक सिंगल गवर्नमेंट इसको नहीं कैलकुलेट कर सकती है। देखो अब समझो पहले, जीडीपी जो है ना, जीडीपी हालांकि ये तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो कि नेशनल लेवल पे निकाला जाता है, लेकिन इसमें हर एक स्टेट का जीडीपी इंक्लूड रहता है, तभी तो एक नेशनल जीडीपी बन पाएगा। जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, है ना, चेन्नई, इन सब का जीडीपी आपस में जब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तब जाके हमारा एक नेशनल जीडीपी निकल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक राज्य का भी जीडीपी अलग अलग होता है, और उसको नापने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी अलग बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी अलग बना हुआ है ना। और यदि आपको ये देखना हो शहर में, तो हर एक जिला में एक बाजार समिति बना हुआ रहता है। वो बाजार समिति क्या करता है? वो कैलकुलेट करता है कि इस जिला में कितना ज़्यादा इस बार अनाज आ रहा है, कितना ज़्यादा जा रहा है, कितना ज़्यादा बिक रहा है, उसका प्राइस क्या है। इसके लिए बाजार समिति का संगठन हर एक जिला में किया गया है। समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जीडीपी का कॉन्सेप्ट, और ये हो गया हमारा पूरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या था हमारा? वो गुड्स जो कि हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? उसमें ऑलरेडी हमारा टैक्स इंक्लूड रहता है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री से वो निकल के सब चीज जोड़ जाड़ के मान लीजिए वो हो गया 5 रुपए का, है ना, उसमें 1 रुपये टैक्स जुड़ जाएगा, तो आपके कितने में मिलेगा? 6 रुपये में मिलेगा। तो वो टैक्स लेके आपको वो मिलता है। तो वो हो गया हमारा फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स ही हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा जीडीपी को। हाँ, यहाँ पे ये जितना भी अपना प्रोड्यूस करेगा ना, गवर्नमेंट यहीं पे टैक्स इसको लगा देगी। टैक्स लगाने के बाद अब आप जिसके बाहर में इसको जहाँ बेचना है बेचिए। समझ में आ गया? क्योंकि देखो यदि एक बार यहाँ से सामान निकल गया, यदि एक बार सामान यहाँ से निकल गया तो दुकान तो करोड़ों है, तो क्या सरकार करोड़ों दुकान पे जाके बोलेगी कि आज आपके दुकान में, आपके फैक्ट्री से कितना आया अनाज, सॉरी कितना बिस्किट का पैकेट आया, कितना हॉर्लिक्स का डिब्बा आया? क्या वो पूछेगा? नहीं पूछेगा। फिर वो पूछेगा किससे? फैक्ट्री से पूछेगा कि आप आज कितना बनाए, आपने आज कितना ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किया, है ना। हाँ, टैक्स के रूप में। जैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हर साल क्या करते हैं? लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में पे करते हैं। तो वो टैक्स क्या है? वो टैक्स ये है जो इनकी अपना इनकम कमा रहा है ना, वो टैक्स है। जैसे मान लो ये कितना 1000 बिस्किट का पैकेट बनाया ना, उसमें इसका प्रॉफिट था कितने का? 5 रुपए का था मान लो, तो 5000 रुपये तो उसका ऐसे ही प्रॉफिट हो गया, है ना। और मान लो ये 5000 रुपये डेली कमा रहा है, तो 5000 इंटू 365 कर लो, 365 दिन इंटू इतना कितना हो जाएगा? ये किसका क्या है? इसका प्रॉफिट है ना। तो ये प्रॉफिट के रूप में प्रॉफिट इसका हुआ है, और ये टैक्स के रूप में सरकार को कुछ पे करेगा, ठीक है ना। और वो पे कैसे करता है? एक बैलेंस शीट के रूप में करता है। उस बैलेंस शीट में पूरा लिखा रहता है कि इस साल में हमने कितना ज्यादा गुड्स एंड प्रोड्यूस। हाँ बिल्कुल जोड़ देता है, बिल्कुल। हाँ देखो, ये यदि अपना टैक्स पे करेगा ना, तो ये अपने टैक्स पे करने के पहले ही अपना प्रॉफिट, नफा नुकसान जो भी था वो पहले ही ये इंक्लूड कर लेता है ना। उसके बाद जाके ये अपना टैक्स पे करता है। समझ में आ गया? तो ये जो टैक्स पे करता है वो मेनली किस चीज़ का टैक्स रहता है? गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स रहता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो आप बिस्किट खाते हैं, या फिर आप चॉकलेट खाते हैं, या फिर आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप दुकान पे जाते होंगे तो आपको दुकानदार ये नहीं कहता होगा कि भैया 1 रुपया और दीजिए, इसमें टैक्स लगा हुआ है। ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। जैसे मान लो यदि वो 4 रुपये का सामान था, 1 रुपया उसमें टैक्स जोड़ दिया तो 5 रुपये का बन गया, तो वो आपको कितने में बचेगा? 5 रुपये में बचेगा, है ना। उसमें हालांकि उसमें वो अपना कुछ प्रॉफिट निकाल लेता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये था हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये था हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया होगा? हमेशा जो है ना फाइनल गुड्स में ही हमारा टैक्स लगता है। समझ में आ गया? चलो, तो आज से क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अपना और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और रिवाइज इसको करते रहें क्योंकि रिवीजन भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू।